हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं दीप लर्न अकेडमी पर। मैं हूं दीपक। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एसएसटी के क्लास नंबर 7 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इसमें लेकर आए हैं। इसमें हम सभी प्रश्नों को जो है आसान भाषा और प्रैक्टिकल तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप आज का क्वेश्चन जो है देख सकते हैं कैसा है। रोज़ से आपका लेवल थोड़ा आज हाई रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, टीआरई 4, बीपीएससी प्री या फिर जो भी बीपीएससी से संबंधित आप देते हैं एएसओ, सभी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जहां से आपका एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप भी जो है इस बार अपनी सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और जो भी है आपका रिस्पॉन्स उसमें बताइए। तो हम बता दें आपको कि टोटल क्वेश्चन जो है आपका 25 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से आपको स्कोर बताना है कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं बिना समय गंवाए आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि आपका मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत समाहर्ता का मुख्य कार्य क्या था? समाहर्ता जो था इसका कार्य क्या था मौर्य काल के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए सैन्य विभाग का प्रमुख होना, बी राजस्व संग्रह और व्यय का नियंत्रण, सी न्याय प्रशासन और न्यायालय देखना, और डी गुप्तचर प्रणाली और संचालन। गुप्तचर प्रणाली का संचालन क्या होगा इसका सही आंसर? मैंने इसमें पांचवा जो है ऑप्शन भी ऐड किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपको बीपीएससी एग्जाम हो रहे हैं आपका, उसमें आप देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन जो है आ रहा है। इसमें क्या है 5 क्वेश्चन का मतलब कि अगर आपको चार में से आंसर आ रहा है, ठीक है, तो इसको आप करिए। अगर नहीं आ रहा है तो पहले हम क्या करते थे, इसको स्किप करके आगे चले जाते थे। लेकिन अब बीपीएससी क्या कर रहा है कि पांचवा ऑप्शन दे रहा है। अगर आपको आंसर नहीं देना है तो इसको आपको क्लिक करना होगा, ठीक है, नहीं तो आपका एक जो है नंबर काट लिया जाएगा। तो चलिए क्या है ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राजस्व संग्रह और व्यय का नियंत्रण, ठीक है। मौर्य प्रशासन में जो समाहर्ता था वित्त मंत्री की तरह होता था। किस तरह? वित्त मंत्री, ठीक है, जिसका काम पूरी साम्राज्य के क्या करना था, तो टैक्स का इकट्ठा करना और आय व्यय की ब्यौरा जो है रखना था, ठीक है। तो ये क्या काम करता था? तो वित्त मंत्रालय का कार्य। देखिए वित्त मंत्रालय का कार्य जो है किसको था? तो समाहर्ता का था मंत्रालय, ठीक। देखते हैं पहला क्या है। ये सैन्य विभाग का प्रमुख होना, इसमें ये कौन था? तो ये क्या था? तो आपका यह कार्य जो था मौर्य काल में आपको सेनापति करते थे। कौन? सेनापति। ये कार्य जो है सैन्य विभाग का प्रमुख होना सेनापति कहलाता था, सेनापति का था, सेनापति, ठीक है, हो गया ये। देखते हैं तीसरा क्या है। न्याय प्रशासन और न्यायालय देखना, ये किसका कार्य था? तो व्यवहारिक जो है आपका दीवानी न्यायालय का प्रमुख और प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का प्रमुख। क्या इसको कौन देखता था आपको? तो आपका दीवानी न्यायालय का प्रमुख और प्रतिष्ठा फौजदारी, जिसके हम बोलते हैं फौजदारी न्यायालय का प्रमुख, इसको देखते थे, ठीक है। अब देखते हैं गुप्तचर प्रणाली। गुप्तचर प्रणाली क्या है? तो आपका गुप्तचरों को जो है गुण पुरुष, क्या गुण पुरुष कहा जाता था। लिखिए इसको, गुण पुरुष, गुण पुरुष। गुप्तचर प्रणाली के संचालन के आपका न्याय प्रशासन ये हो गया था। ये गुप्तचरों को जो है गुप्त पुरुष कहा जाता था। और इस विभाग का जो है प्रमुख कौन होता था? तो आपका महामात्य सर्प। देखिए महामात्य सर्प इसका प्रमुख होते थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला। ये था आज का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। अगला क्या है। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संदर्भ में दीवाने मुस्तखाराज, क्या दीवाने मुस्तखाराज किस विभाग से संबंधित था? ऑप्शन ए कृषि विभाग, बी सैन्य नियंत्रण विभाग, सी बकाया राजस्व की वसूली विभाग, या फिर विदेश नीति विभाग, ठीक है। सही आंसर इसका क्या होगा?
तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बकाया राजस्व की वसूली विभाग। क्या था? बकाया राजस्व की वसूली विभाग। अलाउद्दीन खिलजी ने भ्रष्टाचार रोकने और लगान की बकाया राशि वसूलने के लिए क्या किया था? तो दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना किया था। ठीक है, क्यों किया था आपको? तो इसमें आपका जो भी भ्रष्टाचार होता था उस समय के, उसको उस पर रोक लगाने के लिए और बकाया राशि जो था उसको वसूलने के लिए दीवाने मुस्तखराज नामक का विभाग किया था। ठीक है, विभाग का स्थापना किया था। पहला क्या था? कृषि विभाग। कृषि विभाग का कार्य, तो इसे दीवाने अमीर को ही कहते हैं। क्या? दीवाने अमीर को ही, दीवाने अमीर को ही, अमीर को ही। ठीक है, जिसकी स्थापना कौन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, इसका स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। लिखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, लिख लीजिएगा, तुगलक। सैन्य विभाग देखते हैं। सैन्य विभाग क्या था? तो ये आपका, इसको क्या बोलते थे हम? तो दीवाने अर्ज। सैन्य विभाग को हम क्या बोलते थे? दीवाने अर्ज। ये आपका दीवाने अर्ज। ठीक है, दीवाने अर्ज कहा जाता था किसको? सैन्य विभाग को। और विदेश नीति विभाग, ये क्या कहलाता था? तो इसे हमको दीवाने रसालत, क्या बोलते थे इसे? दीवाने रसालत। दीवाने रसालत किसे कहा जाता था आपका? तो विदेश नीति को। ठीक है, विदेश नीति विभाग को दीवाने रसालत कहा जाता था। चलिए देखते हैं अगला। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद से विद्रोहियों का सफल नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? फैजाबाद से विद्रोहियों का सफल नेतृत्व जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? ए मौलवी अहमदुल्ला, बी खान बहादुर खान, बाबू कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल, या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? मौलवी अहमदुल्ला। क्या होगा? मौलवी अहमदुल्ला। इन्होंने जो है फैजाबाद से, जिसको हम अवध के नाम से जानते हैं, फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद में जो है आपका विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, और अंग्रेजों के खिलाफ जो है जिहाद का नारा दिया था। किसने? तो मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, और तो अंग्रेज इनसे खौफजदा थे और इन पर जो है 50,000 रुपये का इनाम रखा था। ठीक है, क्या रखा था अंग्रेजों ने? तो इनको आपका 50,000 का इनाम रखा था कि जिसको मतलब जो भी इनको पकड़ेगा या जो भी, तो उनको क्या दिया जाएगा आपका? तो 50,000 रुपये दिया जाएगा। ये अंग्रेजों ने इनके खिलाफ रखा था। खान बहादुर खान कौन थे? तो ये इन्होंने क्या किया था? तो बरेली, ठीक है, बरेली रुहेलखंड से विद्रोह का नेतृत्व किया। कौन? तो खान बहादुर खान ने। लिखिए, बरेली रुहेलखंड से आपका सफल नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने। बाबू कुंवर सिंह, इन्होंने बिहार के जगदीशपुर, कहा? तो बिहार के जगदीशपुर। लिखिए, जगदीशपुर आरा, जगदीशपुर आरा से। ठीक है, जगदीशपुर आरा से आपका 1857 की क्रांति का जो भी विद्रोह हुआ था उसका आपका जो है सफल नेतृत्व किसने किया? तो बाबू कुंवर सिंह ने। बेगम हजरत महल, इन्होंने लखनऊ, कहाँ से? इन्होंने लखनऊ से किया। लखनऊ, बेगम हजरत महल कहाँ से? तो लखनऊ, जो कि अवध की राजधानी थी। वो क्या थी आपका? लखनऊ, अवध की राजधानी। देखिए, अवध की राजधानी। ठीक है, यहाँ से कौन किया था? तो बेगम हजरत महल। अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, ठीक है, ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1906 कलकत्ता अधिवेशन, बी 1929 लाहौर अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन,
और डी 1920 नागपुर अधिवेशन। सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? लाहौर अधिवेशन। कहाँ? तो लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है किया गया था, और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज, इसको क्या बोलते थे हम, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो है इसका प्रस्ताव रखा गया था या पारित किया गया था इसी समय। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ, तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाने का निर्णय लिया गया। लिखिए 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस। ठीक, ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। आप देखते हैं कलकत्ता अधिवेशन। तो इस अधिवेशन में जो है दादा भाई नौरोजी ने पहली बार क्या किया था, तो कांग्रेस के मंच से स्वराज का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया था। कांग्रेस मंच से, देखिए कांग्रेस मंच से पहली बार जो है आपका स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज का प्रयोग। ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन, ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाले जो है इस अधिवेशन में क्या थे, तो मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव किया गया था। क्या? तो आपका मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव जो है पारित हुआ। कहाँ? कराची अधिवेशन। ठीक है, कब? कराची अधिवेशन से मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम ये पारित का कब हुआ, तो 1931 कराची अधिवेशन से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1920 क्या है, नागपुर अधिवेशन। तो इसमें आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन अंतिम रूप से पारित, आंदोलन अंतिम रूप से पारित। ठीक है, और क्या हुआ, तो आपका पारित हुआ और कांग्रेस के संविधान में जो है बदलाव किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1937 के प्रांतीय चुनावों के पश्चात बिहार में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? 1937 के प्रांतीय चुनावों के पश्चात। ठीक है, बिहार में आपका प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ए डॉक्टर कृष्ण सिंह, बी मोहम्मद यूनुस, सी अनुग्रह नारायण सिंह, डी मौलाना मजहरुल हक। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस। ठीक है, मोहम्मद यूनुस ने, जब कांग्रेस ने सरकार बनाने से मना किया था, तो इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस ने क्या किया, तो 1 अप्रैल 1937 को बिहार में पहली अंतरिम सरकार बनाई। ठीक है, इसलिए वे बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री माने जाते हैं। क्या? बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन माने जाते हैं? तो मोहम्मद यूनुस। कृष्ण सिंह थे, डॉक्टर कृष्ण सिंह। कांग्रेस ने चुनाव जीता था। ठीक है, लेकिन गवर्नर द्वारा जो है हस्तक्षेप न करने का आश्वासन न मिलने पर क्या किया गया, तो कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना कर दिया। बाद में क्या किया, तो 1937 में वे बिहार के पहले कांग्रेस मुख्यमंत्री क्या थे? बिहार के पहले कांग्रेस मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तब क्या कब कहा जाता था, तो प्रीमियर कहा जाता था। क्या? प्रीमियर। ठीक, और देखते हैं सी अनुग्रह नारायण सिंह। तो ये जो है आपका कृष्ण सिंह के सरकार में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बने थे। कौन? तो अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, मौलाना मजहरुल हक कौन थे? तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना से सदाकत आश्रम की जो है स्थापना किया था।
पटना से क्या किया था? तो सदाकत आश्रम, जो पटना से सदाकत आश्रम था उसका स्थापना कौन किया था? तो मौलाना मजरुल हक। ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस मैंने बता दिया इसका सही आंसर। लिखिए कि पहली अंतरिम सरकार किसके द्वारा बनाया गया? तो ये आपका मोहम्मद यूनुस। श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। तो ये बिहार के पहले जो है आपके कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री, लिखिए पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ठीक है, अब देखते हैं क्या था अनुग्रह नारायण सिंह। तो ये आपका श्री कृष्ण सरकार के जब आपका श्री कृष्ण मुख्यमंत्री थे उस समय आपका ये अनुग्रह नारायण सिंह थे जो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे। ठीक है, मौलाना मजरुल हक मैंने बता ही दिया। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किया था? तो सदाकत आश्रम का स्थापना किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना, सदाकत आश्रम की स्थापना कहाँ से? पटना से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी को जहर देकर मारने की साजिश को नाकाम कर उनकी जो है जान बचाने वाली व्यक्ति कौन थे? ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था? तो आपको जहर देकर मारने की साजिश की गई। ठीक है, उसको नाकाम कर उनकी जान बचाने का कार्य जो है कौन किए थे? वो कौन व्यक्ति थे? ऑप्शन ए बत्तख मियाँ, बी राजकुमार शुक्ल, और सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, और डी जेबी कृपलानी। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बत्तख मियाँ। ठीक है, इन्होंने क्या किया? तो जब गांधी जी मोतिहारी में थे तो अंग्रेज क्या करते थे? मैनेजर इरविन ने क्या किया? अंग्रेज जो थे मैनेजर इरविन उन्हें दूध में जहर देकर मारने की साजिश रची थी। ठीक है, इरविन के रसोइये क्या थे? जो आपका बत्तख मियाँ थे वो इरविन के रसोइये थे। ठीक है, अपनी जान की परवाह न करते हुए क्या किया इन्होंने? तो गांधी जी को यह बात बता दी और दूध का जो है गिलास जो था दूध देने के लिए दिया गया था पीने के लिए उसको गिरा दिया और उनकी जान जो है बच गई। ठीक है, तो ये कौन थे आपका? थे बत्तख मियाँ जो थे आपका इरविन के क्या थे? तो रसोइया थे। राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी को जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण के किसानों की दुर्दशा बताकर क्या कहा था? तो वहां आने की न्योता दिया था। कौन? तो राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन लिखिए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण के किसानों की दुर्दशा बताई। ठीक है, और उनको वहां आने का न्योता दिया। स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो ये भारत में जो है आपका किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। ठीक है, और जो है बिहार प्रांतीय सभा 1929 के कब 1929 बिहार प्रांतीय सभा 1929 के तहत क्या थे? ये बिहार किसान के आंदोलन के सबसे बड़े नेता। ठीक है, जेबी कृपलानी, ये उस समय के मुजफ्फरपुर के कॉलेज में प्रोफेसर थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? तो गांधी जी का चंपारण जाते समय रास्ते में स्वागत किया। ठीक, चलिए अगला। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा एक ठंडी जलधारा है? कोल्ड करेंट का उदाहरण है। ठंडी जलधारा कौन है? गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो जलधारा, कैनारी जलधारा, ब्राजील जलधारा, और अनुत्तरित प्रश्न। कौन सा सही आंसर होगा? सही आंसर हो जाएगा कैनारी जलधारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कैनारी जलधारा। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, जो कि अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे बहती है और जो है क्या है? तो ये सबसे ठंडी जो है आपकी जलधारा है। क्या है? ठंडी जलधारा। देखिए
कहाँ से कहाँ जाती है ये? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, अफ्रीका से कहाँ? तो पश्चिमी तट के सहारे बहती है। और कहाँ जाती है आपका? तो अटलांटिक महासागर में। ठीक है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? यह अटलांटिक महासागर की प्रमुख क्या है? तो गर्म जलधारा है। ये क्या है? गर्म जलधारा। गर्म जलधारा। किरोसियो जलधारा क्या है? तो यह प्रांतीय महासागर का गर्म जलधारा है। ये कहाँ का था गल्फ स्ट्रीम? तो ये अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और ये क्यूरोसियो धारा, ये भी गर्म जल धारा है। लेकिन ये कहाँ का है? तो ये है प्रशांत महासागर का। प्रशांत महासागर की, प्रशांत महासागर। ठीक है। कैनारी जलधारा मैंने बता ही दिया कि ये कहाँ है, ये भी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक, जो कि अफ्रीका के पश्चिम तट से के सहारे बहती है और एक ठंडी जलधारा है। और ब्राजील जलधारा क्या है? तो ये आपका ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। ये भी क्या है? तो गर्मी जलधारा है। ठीक है, गर्म जलधारा, जलधारा। और ये कहाँ से? तो आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। चलिए अगला, प्रांतीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली से होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए एक अरब सागर में गिरती है? ठीक है, अरब सागर में जो है गिरती है। सही आंसर क्या होगा? गोदावरी, कृष्ण, नर्मदा, कावेरी, या फिर यह अनुत्तरित प्रश्न है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। क्या होगा? नर्मदा। यह भारत में क्या है? मुख्य रूप से दो बड़ी नदियां, जैसे नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, और नर्मदा और ताप्ती बिंद और सतपुड़ा, क्या है? बिंद और सतपुड़ा पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी, जिसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं, में क्या करती है? तो पश्चिम की ओर बहती है। और अरब सागर जो है, खंबात की खाड़ी है, जो वहां जाकर आपको गिरती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्चुअरी। ठीक है, ज्वार नद मुख, क्या बोलते हैं? ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख बनाती है। ठीक है, देखिए नदियां, बड़ी नदियां क्या है? नर्मदा और नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती बिंद और सतपुड़ा पर्वतों के बीच ये बहती है। और भ्रंश घाटी, ठीक है, भ्रंश घाटी पश्चिम की ओर बहती है। और अरब सागर जो है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी, यह पश्चिम महासागर से निकलती है। ठीक है, और पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? तो पश्चिम से निकलकर महाराष्ट्र, देखिए पश्चिम, पश्चिम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र से निकलकर आपका पूर्व की ओर बहती है। और कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक, कृष्णा नदी, यह भी पश्चिम तक घाट से निकलती है। ठीक है, और पूर्व की ओर बहते हुए कहाँ जाती है? तो ये भी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आप देखते हैं कावेरी नदी को, तो यह पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। क्या है? यह पूर्व की ओर नदी बहने वाली है। ठीक है, लिखिए पूर्व की ओर बहने वाली, की ओर बहने वाली। अगला देखते हैं, भारत में रेगूर मिट्टी, जिसको हम रेगूर सॉइल, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? ठीक है, रेगूर मिट्टी है जो, वो किस फसल का सबसे उपयोगी मिट्टी है? ऑप्शन है गेहूं, बी कपास, सी चाय, और डी चावल। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कपास। ठीक है, रेगूर मिट्टी जो है, ये क्या? कपास के लिए। काली मिट्टी जो है, ब्लैक सॉइल को ही क्या बोले जाते हैं स्थानीय भाषा में? ठीक है, क्या बोलते हैं? काली मिट्टी को हम स्थानीय भाषा में रेगूर मिट्टी बोलते हैं।
ठीक है। इसको हम रेगुर मिट्टी के अलावा भी एक नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो काली कपासी मिट्टी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें नमी धारण करने की जो है अपार क्षमता होती है। क्या? नमी धारण धारण करने की क्षमता जो है अधिक होती है, जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम, बहुत ही महत्वपूर्ण है या फिर सर्वोत्तम है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? आपका महाराष्ट्र, गुजरात। देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे क्षेत्र जो हैं आपका यहाँ पाई जाती है। गेहूं, गेहूं के लिए तो इसके लिए जलोढ़ मिट्टी। क्या? देखिए, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी किसके लिए अधिक उपयोगी है? तो आपका गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और चाय के लिए कौन सी है? तो इसके लिए लेटराइट मिट्टी। क्या? देखिए, लेटराइट, लेटराइट, और ढलान वाली, और ढलान वाली पहाड़ी मिट्टियाँ, पहाड़ी मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? चाय के लिए है। चावल के लिए, इसके लिए चिकनी, जिसे हम बोलते हैं क्या? चिकनी जलोढ़ मिट्टी। ये चिकनी जलोढ़ मिट्टी, इसके लिए क्या? तो चिकनी जलोढ़ मिट्टी, जो कि इसमें क्या होता है? तो पानी जो है सबसे अधिक मात्रा में रुकता है। ठीक है, और इसलिए इसका जो है सबसे अच्छी क्या होती है? तो चावल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल तथा पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बिहार का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो नेपाल और पड़ोसी राज्य जो है आपका पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए कटिहार, बी अररिया, किशनगंज और पूर्णिया। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, किशनगंज। ठीक है, ऑप्शन सी किशनगंज। ठीक है, किशनगंज जो है आपका, ये बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, बिहार का क्या है आपका? पूर्वी जिला। मान ये है आपका बिहार। ठीक है, तो ये पूर्वी जिला जो है आपका सबसे इधर, ये बॉर्डर है आपका, तो ये कौन सा है यहाँ? तो ये है आपका किशनगंज। ठीक है, इसके उत्तर में क्या है? नेपाल है। ऊपर ऊपर की तरफ क्या है? नेपाल है। और उत्तर की तरफ जो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और पूर्व में पश्चिम बंगाल। इसके पूर्व में जो है आपका पश्चिम बंगाल। ये बिहार का क्या है? तो सबसे जो है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। क्या है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो आपका किशनगंज में ही होता है। कटिहार देखते हैं। कटिहार जो है इसकी सीमा केवल पश्चिम बंगाल से लगती है। क्या? तो सिर्फ पश्चिम बंगाल। देखिए, कटिहार का कहा तो सीमा सिर्फ पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल। और अररिया जिला से, इसका सिर्फ नेपाल से, नेपाल जो है आपका पड़ोसी देश, नेपाल से इसकी सीमा सिर्फ नेपाल, और इसके अलावा किसी भी देश से नहीं होता है। पूर्णिया जिला, ये पश्चिम बंगाल से, ये भी पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32। सही आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। ठीक है, यह समानता के अधिकार के तहत आता है। अनुच्छेद 14 जो कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, ये कौन बोलता है? तो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 19 क्या बोलता है? यह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। जैसे आप प्रेस है या फिर जो भी है, ये क्या है आपका? तो आपका अनुच्छेद 19 के तहत आते हैं। ठीक है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। ठीक, अनुच्छेद 21 क्या है? यह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता इसमें है। अनुच्छेद 32 क्या है? यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था? तो आपका संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर अम्बेडकर, अनुच्छेद 32 को। चलिए देखते हैं अगला।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के पद की कार्यकाल कितनी निर्धारित है? ठीक है, सीएजी जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी जो है इनकी कार्यकाल कितनी होती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 या 5 वर्ष 65। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, क्या होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। संविधान के अनुच्छेद जो है 148 के तहत सीएजी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होता है। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति सीएजी हो गया। नियुक्ति लिखिए, नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इनका नियुक्ति किया जाता है। और आपका इसका कार्यकाल क्या है? तो 6 वर्ष और 6 वर्ष का होता है, या फिर यदि वो 65 वर्ष की आयु पहले पूरी कर ले तो वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और ये कार्यकाल एक भी और भी होता है किसके लिए? तो आपका चुनाव आयुक्तों के लिए भी यही कार्यकाल जो सीमा है 6 वर्ष और 65 वर्ष तक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। सी क्या है? ये किसी का नहीं होता है। सी क्या है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, ये किसका होता है? तो यह राज्य के जो है सेवा आयोग, जैसे बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, इनका सदस्य या सदस्य समझिए या फिर अध्यक्ष समझिए या फिर सदस्य समझिए, उनका कार्यकाल कितना होता है आपका? तो 6 वर्ष और 62 वर्ष तक। ठीक है, डी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, तो ये आपका हो जाता है किसका? तो डी ये लगभग किसी का नहीं होता है। ठीक है, ये गलत है, दोनों गलत। ये मैंने बता दिया कि बीपीएससी जैसे हो गया, इनके सदस्य हो गए। बीपीएससी का सदस्य अध्यक्ष का कितना होता है? तो 6 वर्ष 62 वर्ष, और आपका इनका हो गया सीएजी का 6 वर्ष 65 वर्ष। अगला देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था हेतु कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ठीक है, बोल रहा है कि जो भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था था वो लाया गया, तो वो कौन सी अनुसूची में जो है जोड़ा गया, जो कि आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। क्या है इसका ऑप्शन? 9वीं अनुसूची के द्वारा, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 11वीं अनुसूची के द्वारा जो है इनको जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ऊपर दिया गया है, जिसमें क्या किया गया? तो आपका पंचायती राज संस्थाओं के कार्य के लिए 29 विषय जो है निर्धारित किए गए। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के में आपका 29 विषय जो है आपका के साथ आपका किए गए। 9वीं अनुसूची क्या है? तो इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951, प्रथम संविधान संशोधन जो था आपका 1951 के पहला संविधान संशोधन। ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 क्या जोड़ा गया इसके तहत? तो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। क्या? भूमि सुधार, लिखिए सिर्फ भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानूनों की जो है आपका अदालती समीक्षा से बचाव के लिए क्या किया गया? आपका जोड़ा गया भूमि सुधार को। ठीक है, 10वीं अनुसूची क्या है? तो ये आपका इससे आपका 52वें संविधान संशोधन, क्या 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में क्या किया गया? तो दल बदल, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया। ठीक है, दल बदल विरोधी लिखिए, ये कब जोड़ा गया आपका? 1985 में दल बदल। ठीक है, 11वीं हो ही गया। 12वां क्या है? तो इसको आपको 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन 1992, क्या 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या था? तो नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका जिसको हम शहरी स्थानीय निकाय के लिए क्या किया गया? जोड़ा गया, जिसमें आपका 18 विषय थे। कितना? 18 विषय। अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि मुख्य रूप से
क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बाजार में तरलता, बी वाणिज्य बैंकों में सस्ते ऋण उपलब्ध कराना, सी मुद्रास्फीति, डी देश में प्रत्यक्ष विदेश नीति एफडीआई बढ़ाना। सही आंसर क्या होगा? तो सही ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को नियंत्रण करना। ठीक है, रेपो दर वह दर है जिसको आप आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक कर्जा देता है और इसे बढ़ाने से बैंकों को क्या मिलता है? तो फंड महंगा मिलता है। ठीक है, जिससे जिससे वे आम जनता के लिए क्या लोन की ब्याज दरें बढ़ा देते हैं और इससे बाजार में क्या होती है? तो मांग घटती है और महंगाई मुद्रास्फीति कंट्रोल होती है। ठीक है, ये क्या है? बाजार में तरलता बढ़ाना। तो तरलता बढ़ाने के लिए आरबीआई रेपो दर कम करता है। क्या करता है? आरबीआई जो है रेपो दर कम करता है। और वाणिज्य बैंकों में सस्ते ऋण उपलब्ध कराना। रेपो दर बढ़ाने से क्या आता है? आपको महंगे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? रेपो दर महंगे होते हैं, न कि सस्ते होते हैं। ठीक है, डी क्या है? देश में प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई बढ़ाना। तो इससे रेपो रेट से कोई संबंध नहीं होता है। क्या होता है? इससे कोई भी संबंध जो है आपका नहीं है रेपो दर से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई का आकलन किन मुख्य आयाम पर आधारित है? एमपीआई जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इनका आकलन जो है 3 मुख्य आयाम पर आधारित है। वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए आय, उपभोग और संपत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, रोजगार, आवास और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति आय एवं जीडीपी और मुद्रास्फीति। क्या होगा सही आंसर? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नीति आयोग का एमपीआई जो है वैश्विक एमपीआई क्या है? यूएनडीपी और ओपीएचआई क्या है? यूएनडीपी और ओपीएचआई द्वारा जारी होता है। ठीक है, और भारत में जो है गरीबी मापता है। क्या करता है? भारत में जो इसका गरीबी मापता है। इसके इन्हीं 3 क्या है मुख्य आयाम के अंतर्गत 12 संकेतक जो है 12 इंडिकेटर्स हैं वो होते हैं। जैसे आपका पोषक हो गया, बाल मृत्यु दर हो गया, स्कूली शिक्षा का वर्ष हो गया, पेयजल हो गया, बिजली आदि, आवास, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो एमपीआई के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपका नीति कौन सा था? ये एमपीआई का तीन मुख्य नीति आपका हो गया स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। आय, उपभोग और संपत्ति क्या है? आय, उपयोग और संपत्ति, ये एमपीआई का क्या है? हिस्सा नहीं है। ठीक है, एमपीआई का हिस्सा ये नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए प्रकाश की तरंग प्रकृति, बी प्रकाश की कण प्रकृति, सी प्रकाश का परावर्तन और डी प्रकाश का अपवर्तन। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रकाश की तरंग प्रकृति। क्या होगा? प्रकाश की तरंग प्रकृति, जिसको हम वेव नेचर बोलते हैं। ठीक है, थॉमस यंग के जो है डबल स्लिट प्रयोग क्या किया था? डबल स्लिट प्रयोग ने क्या किया? तो सिद्ध किया जब प्रकाश की 2 किरणें मिलती है तो वे एक दूसरे को काटती है। ठीक है, और पैटर्न बनाती है, जो तभी संभव है जब प्रकाश तरंग वेव के रूप में चले। क्या है? तरंग या वेव के रूप में चले। तो किसका सिद्धांत था आपका? तो ये था थॉमस यंग। कौन सा था? डबल स्लिट प्रयोग, डबल स्लिट प्रयोग, डबल स्लिट प्रयोग। प्रकाश का कण प्रकृति, यह प्रकाश का विद्युत प्रभाव द्वारा सिद्ध होता है। किसके द्वारा? यह प्रकाश का आपका विद्युत प्रभाव, ये विद्युत प्रभाव इसके द्वारा सिद्ध होता है।
और होता है जिसके लिए आपका आइंस्टीन क्या पड़ा, इसको सिद्ध करने के लिए कौन किए थे, तो आपका आइंस्टीन ने। इनको इसी के लिए आपको क्या मिला था, तो नोबेल पुरस्कार। ये आइंस्टीन द्वारा किया गया है, लिखिए आइंस्टीन। और इसी के लिए आपको क्या मिला उनको, तो नोबेल पुरस्कार, नोबेल, आइंस्टीन नोबेल। ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन क्या है, तो ये आपका प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन दोनों जो है ये कण और तरंग सिद्धांतों का द्वारा समझे जा सकते हैं। क्या, प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन द्वारा जो है समझे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का भार क्या है, किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा इक्वेटर की तुलना में ध्रुवों या पोल्स पर अधिक क्यों होता है। ऑप्शन ए, ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होने से गुरुत्वीय त्वरण जो है जी का मान अधिक होता है। बी, ध्रुवों पर वायुमंडलीय दबाव अत्यधिक होता है। सी, ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे तीव्र होती है। या फिर डी, ध्रुवों पर पृथ्वी का कुल द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ध्रुवों पर जो है पृथ्वी की त्रिज्या कम होने से गुरुत्वीय त्वरण जो है जी का मान, ठीक है, क्या होता है, अधिक होता है। पृथ्वी जो है पूरी तरह गोल नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं। यह ध्रुवों पर क्या होती है, चपटी होती है। इसलिए ध्रुवों पर क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र से जो रेडियस है, त्रिज्या, भूमध्य रेखा की तुलना में क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि जो है आपका गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण प्रोपोर्शनेट 1/r² होता है। क्या होता है, जी समानुपाती 1/r² होता है। और r कम होने से जी का मान क्या होता है, तो ध्रुवों पर अधिक हो जाता है। r का मान जब कम होता है तो जी का मान क्या होता है, ध्रुवों पर अधिक हो जाता है। और वस्तु का भार क्या, W बराबर mg। ठीक है, इसमें जी है आपका, जी पर निर्भर होता है। क्या होता है, जी पर निर्भर होता है। ऑप्शन बी क्या है, ध्रुवों पर वायुमंडलीय दबाव अत्यधिक होता है, तो इसका वस्तु के भार पर जो है कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका जो है वस्तु के भार पर कोई असर नहीं पड़ता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए, CaSO4 2H2O, बी CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन सी CaCH3 और डी CaCO2। सही ऑप्शन इसका क्या होगा, तो ऑप्शन बी क्या होगा, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम, लिखिए कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका उपयोग जो है मूर्तियां बनाने या फिर हड्डियां जोड़ने, जो आप किसी का हड्डी वड्डी टूट जाता है या फिर आप देखते हैं जब जाता है तो उसका प्लास्टर होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, CaSO4H2O क्या है, 2H2O, तो ये जिप्सम की सूत्र है। क्या है, जिप्सम की, इसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। इसी जिप्सम को क्या होता है, 120 डिग्री गर्म करने पर पानी के क्या करता है, तो इसमें पानी के अणु निकल जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, CaCO3 क्या है, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे चूना पत्थर संगमरमर, ये सभी इसका सूत्र क्या है आपका, CaCO3। लिखिए, चूना पत्थर और संगमरमर, इसको क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaOCl यह ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं, ये इसका सूत्र है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। लोहे में जंग, रस्टिंग ऑफ आयरन लगना किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है। देखते हैं, ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, बी केवल अपचयन, सी ऑक्सीकरण एवं रासायनिक परिवर्तन, डी नाभिकीय परिवर्तन। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी,
क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। हवा की जो है ऑक्सीजन और पानी नमी जैसे जल की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीकरण हो जाता है और जो है ऑक्साइड जंग में बदल जाता है। ठीक है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है जिसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं, क्योंकि नया पदार्थ बनता है। ठीक है, नया पदार्थ बनता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, लोहे में जो जब जंग लगता है आपका, तो ये बताइए कि लोहा का वजन जो है बढ़ता है या घटता है। तो लोहे में जब जंग लग जाएगा तो उसका वजन क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है, केवल भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या है, तो भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिन्हें उल्टा जा सके। ठीक है, जैसे बर्फ का पानी पिघलाना। ठीक है, पिघल जाएगा तो फिर वो बर्फ बन सकता है। ठीक है, जंग लगना क्या है, तो ये आपका ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। मानव शरीर में शर्करा ग्लूकेज के स्तर को नियंत्रित करने वाले इंसुलिन हार्मोन स्राव किस अंग द्वारा होता है। इंसुलिन का स्राव जो है किस अंग द्वारा होता है। यह लीवर, जिसे हम यकृत बोलते हैं, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि या फिर वृक्क, किडनी। सही आंसर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन बी, अग्नाशय। क्या होगा, हार्मोन का स्राव जो है अग्नाशय द्वारा होता है। ठीक है, यह एक क्या है, मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि। इसके आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंग्स, क्या बोलते हैं इसे, आइगेट्स ऑफ लैंगर हैंग्स। ठीक है, कि बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन निकलता है। क्या, बीटा कोशिकाओं द्वारा इसका इंसुलिन निकलता है। और इंसुलिन रक्त में क्या होता है, शुगर नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसकी कमी से क्या होते हैं, तो डायबिटीज हो जाते हैं। इसी की कमी से क्या होता है, तो डायबिटीज होता है। ठीक है, यकृत क्या है, यह सबसे शरीर की क्या है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसे क्या बोलता है, तो आपको वो सबसे लिखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, बड़ी ग्रंथि। ठीक है, ये कार्य क्या करता है, तो आपका पित्त क्या बनाता है, ये पित्त का निर्माण करता है। देखिए, पित्त जो खाना पचता है आपका पित्त से, उसका निर्माण कौन करता है, तो यकृत करता है पित्त का निर्माण। पीयूष ग्रंथि क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मास्टर ग्रंथि, जो मस्तिष्क में होती है और क्या करती है, वृद्धि हार्मोन निकालती है। वृद्धि हार्मोन निकालने का कार्य कौन करती है, तो पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये मस्तिष्क में होती है। देखिए, मस्तिष्क में, मस्तिष्क में पाई जाती है आपका, और वृद्धि हार्मोन निकालती है, वृद्धि हार्मोन। किडनी क्या है, वृक्क। ये रक्त को छानने का कार्य करता है, जैसा कि आप जानते होंगे इसको। तो किडनी क्या करता है, रक्त छानने का कार्य, रक्त छानने का कार्य। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। ऑप्शन है विटामिन ए, डी, सी और के। कौन सा इसमें जो है आपका जल में घुलनशील है। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। ये क्या है आपका, जल में घुलनशील होता है, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन को आपका घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। क्या, दो भागों में बांटा गया है। वसा में घुलनशील, जिसको हम क्या बोलते हैं, वसा में घुलनशील। लिखिए, वसा में घुलनशील, वसा में। और दूसरा क्या है आपका, तो आपका जल में। ये वसा हो गया, ये जल में। ठीक है, ये वसा हो गया और जल में। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो ए डी। देखिए, ए डी, ई के, विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, इसे याद करने का ट्रिक, केडा याद रखिए, केडा, या फिर कीड़ा नाम रख लीजिए इसको, कीड़ा। देखिए, कीड़ा, ये क्या है, वसा में लिख लीजिए, वसा में कीड़ा, याद कर लिए, वसा में कीड़ा। ठीक है, तो कीड़ा का मतलब क्या हो गया, के से आपका हो गया, के से के, और ई से हो गया आपका ई, विटामिन ई, और डी से हो गया विटामिन डी, और ए हो गया, आप जानते हैं, कीड़ा। और जल में, जल में याद करने का क्या है, तो आपका सी, इसमें केवल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है जो इसमें होता है, बी सी। लिख लीजिए, बी और सी, जल में बी सी।
जल में सिर्फ बीसी होता है, उसके और जो भी बचते हैं बीसी के अलावा जो बचते हैं आपका, वो किस में हो जाएंगे, तो वसा में हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसका विषय क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला क्या है कि पैराबैंगनी किरणें यूवी रेज से रक्षा करने वाली ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है। ठीक है, ओजोन परत में, वायुमंडल की किस परत में स्थित है ओजोन परत, जो कि यूवी किरणों से बचाती है। ऑप्शन ए क्षोभमंडल, बी समतापमंडल, सी मध्यमंडल और डी बाह्यमंडल। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी समतापमंडल। ठीक है, क्या होगा, समतापमंडल। यह परत क्या होता है, तो परत से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। क्या होती है, 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इसी से क्या होता है, तो ओजोन जो है आपका O3 गैस सघन पाई जाती है। कहाँ, O3 गैस जो है आपका इसी परत में आपको पाई जाती है, जो आपका सूर्य के हानिकारक अल्ट्रा वायलेट किरणों को सोख कर क्या करती है, आपका अल्ट्रा वायलेट किरण जो है आपका सन का, उसे क्या करती है, तो पृथ्वी पर रक्षा करती है। ठीक है, और आपका समताप मंडल पर क्या, तो हवाई जहाज ये सब भी जो है आपका यही इसी पर उड़ते हैं, समताप मंडल पर ही। क्षोभ मंडल क्या होता है, ये सबसे निचली परत है। जैसे मान के चलिए ये परत हो गया, पृथ्वी ये हो गया आपका, ये परत हो गया। ठीक है, तो सबसे नीचे वाली कौन सा हो गया, जमीन से सबसे यहाँ, तो ये हो गया आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ के बाद समताप मंडल, उसके बाद हो गया आपका क्या, तो मध्य मंडल। उसके बाद सबसे बाहर हो गया आपका आयन मंडल या बाह्यमंडल, जिसको हम बोलते हैं बाह्यमंडल। ठीक है, तो यूवी किरणों से कौन बचाता है, तो समताप मंडल। ठीक है, और क्षोभ मंडल मैंने बता दिया कि सबसे निचला परत होता है, जहां बादल बारिश जो भी आपका होता है ये आपका इसी में होता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, मध्यमंडल। तो मध्यमंडल जो है ये सबसे ठंडी परत जिसे हम बोलते हैं, यहाँ उल्का पिंड जलकर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। -97 डिग्री या 90 डिग्री क्या है, इसमें 90 डिग्री है लगभग। ठीक है, -90 डिग्री पर जो है आपका यहाँ तापमान होता है, और ये जो है आप यहाँ पर उल्का पिंड गिरते हैं जो जलकर नष्ट हो जाते हैं। महामंडल क्या है, तो यह सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, ये अंतरिक्ष का जो है सबसे ऊपरी परत, जिसको हम यहाँ पर जो है आपका नासा, इसरो जो भी आपका उपग्रह का भेजता है, तो उपग्रह जो है आपका कहाँ रहता है, तो बाह्यमंडल इसी में रहता है। ठीक है, कृत्रिम जो है मानव निर्मित उपग्रह होते हैं आपका, कहाँ बनते हैं, आप कहाँ भेजे जाते हैं आपका, तो मानव सॉरी बाह्यमंडल में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। नॉर्मन मायर्स, अर्नस्ट हैकेल, आर्थर टॉन्सले, एडवर्ड विल्सन। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए नॉर्मन मायर्स। क्या, नॉर्मन मायर्स। इन्होंने 1988 में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या दिया था, तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का शब्द दिया, जो कि हॉटस्पॉट्स के वे क्षेत्र होते हैं जहां वनस्पतियों और जीवों को भारी विविधता होती है। ठीक है, लेकिन वे मानव गतिविधियों के कारण क्या होते हैं, खतरे में होते हैं। जैसे भारत में जो है प्रमुख हॉटस्पॉट हैं पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो वर्मा क्षेत्र और सुडालैंड। लिखिए सुडालैंड, और सुडालैंड क्या, भारत के प्रमुख, लीजिए सिर्फ प्रमुख हॉटस्पॉट। अर्नस्ट हैकेल, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। इन्होंने इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी का शब्द का गढ़ा था। क्या देखिए, पारिस्थितिक शब्द इकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द किसने दिया आपका, अर्नस्ट हैकेल ने। और आर्थर टॉन्सले ने, इन्होंने जो है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो, इकोलॉजी आपका, इकोलॉजी कौन दिया, अर्नस्ट हैकेल ने। और आर्थर टॉन्सले ने आपका हो गया, इन्होंने क्या दिया, तो आपका इकोलॉजी सिस्टम, इकोसिस्टम जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ठीक है, और एडवर्ड विल्सन जो है जैव विविधता का जनक माने जाते हैं। कौन, जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता के जनक कौन माने जाते हैं, एडवर्ड विल्सन। अगला देखते हैं। बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रकला शैली मंजूषा चित्रकला
ठीक है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? मंजूषा चित्रकला जो है आपका, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ए मिथिलांचल, अंग क्षेत्र भागलपुर, या फिर मगध क्षेत्र, या फिर डी भोजपुर क्षेत्र। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अंग क्षेत्र। क्या होगा? ऑप्शन बी अंग क्षेत्र। मंजूषा कला क्या है? इसी क्षेत्र की कला है। कहाँ? अंग क्षेत्र की, जिसमें आपका मुख्य रूप से केवल 3 रंगों जैसे गुलाबी, हरा और पीला। क्या? गुलाबी, हरा, पीला। गुलाबी, हरा और पीला रंग का जो है प्रयोग होता है। इसे क्या? सर्प चित्रकला भी कहा जाता है। सर्प चित्रकला किसका नाम, सर्प चित्रकला के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका मंजूषा चित्रकला को सर्प चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है, सर्प चित्रकला। ठीक है। और ये क्या है? क्योंकि यह बिहुला क्या है? बिहुला बिसहरी की लोक कथा पर आधारित है। बिहुला जो है आपका उस लोक कथा पर आधारित क्या है आपका? तो अंग क्षेत्र। अगला क्या है? मगध। मगध जो है पटना, कलम और टिकुली कला। क्या है? पटना, कलम और टिकुली कला मुख्य रूप से पटना मगध क्षेत्र से जुड़ी है। कहाँ से? तो मगध क्षेत्र जो है आपका पटना से है। और ये किस लिए आपका है? तो आपका पटना कलम और टिकुली कला। क्या? टिकुली कला के लिए। मिथिलांचल क्या है? यहाँ मधुबनी चित्रकला विश्व प्रसिद्ध है। क्या है? मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला। ठीक है, मगध हो गया। भोजपुर क्षेत्र देखते हैं। यहाँ क्या है? तो कोहबर। क्या है? कोहबर चित्रकला। देखिए कोहबर चित्रकला कहाँ पर प्रसिद्ध है आपका? कोहबर चित्रकला भोजपुर क्षेत्र। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला है आपका रीजनिंग का सवाल, एक ऐसे डाल दिए हैं हम। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि किसी निश्चित कुट भाषा में बिहार को, क्या बिहार को आपको CJIBS क्या लिखा जाता है? CJIBS लिखा जाता है। तो पूछा है कि पटना को क्या लिखा जाएगा? तो ये देखिए पहले कि इसको पहले नंबरिंग करिए। सबसे आसान तरीका होता है रीजनिंग, ऐसी रीजनिंग को जानने के लिए आपका नंबरिंग करना। ठीक है, तो नंबरिंग पहले देखिए क्या है? 2 पर है, I 9 पर होता है, H 8 पर होता है, एक पर होता है A, और R कितने पर होता है? 18 पर होता है। C कितने पर होता है? ये होता है 3 पर। J कितने पर हो गया? 10। ये हो गया 2। ये क्या है? CJIB है। और ये हो गया 9, ये हो गया 2, और ये हो गया 19। ठीक है, अब देखिए B कौन सा है? B पर 2 है। इधर देखिए 3 किया है, मतलब क्या किया है? 1 प्लस किया है। ठीक है, 8 है इधर, सॉरी 9 है इधर, इधर 10 हो गया, इधर भी 1 किया है। अब देखिए इधर भी 8 है, इधर 9 है, फिर 1 किया है, मतलब +1 का चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पटना में +1 कर देंगे। P है, P कितने पर आता है? तो आप इसका नंबरिंग करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही है, तो आप कर सकते हैं। P के बाद क्या आता है? P के बाद क्या आता है आपका? तो P के बाद आता है Q। क्या आता है? P के बाद Q आता है। तो Q तो किस सब में दिया है, ये नहीं दिया है, तो इसको काट दीजिए अभी से। उसके बाद देखिए कि इधर क्या है? पटना A के बाद क्या आता है? B आता है। तो इसमें C है, इसको काट दीजिए। इसमें भी B है, इसमें भी B है। उसके बाद देखिए T कितने पर T है? T के बाद क्या आता है? T के बाद U आता है, और इसमें क्या दिया है? V दिया है। ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर A हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये है आपका होमवर्क के लिए। ठीक है, HW। इसको आपको क्या करना है? तो इसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर जो भी है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज की क्लास, वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का लेवल थोड़ा हाई था। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास जो है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर और आपका जो है डाउट्स कुछ क्लियर होंगे,
और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और दीप लर्न जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। और ये था 25 क्वेश्चन, जो 25 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर हुआ, क्योंकि थोड़ा लेवल ऊपर था इसका, कितना स्कोर हुआ आप जो है कमेंट में बता दीजिए मुझे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।